नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम बहुत ही अहम टॉपिक्स, ट्रेंडिंग न्यूज़ और ऐसी न्यूज़ लेते हैं जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी हैं और कल के अखबारात की भी ये सुर्खियाँ बन जाती हैं। तो ये चलते हैं, कुछ ऐसी टॉपिक्स हम लेके आए जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली अभी यानी ईरान और इसराइल की जंग सीज़ फायर हुआ है, ख़त्म हुई है 12 दिन चल के। उस पर हम बात करेंगे, यानी माबाद जंग के असरात जो हुए हैं ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट में और पूरी दुनिया में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरे के, जहाँ तक हमारे इंडिया का सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन कि बार बार ये RSS ख़ास तौर पे दोहराती रहती है कि हमारा जो दस्तूर आइन है उसमें से इन्हें सेकुलर और सोशलिज़म के जो दो वर्ड्स हैं, ख़ास तौर पे जो तमहीद, इन्हें प्रियम्बल में से इसके हटा दिए जाएँ। हर थोड़े दिन को ये दावा खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि ये बाद में जो है ना ये दाखिल किए गए, पहले ऐसा नहीं था। उस पर हम बात करेंगे। और तीसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों से 3 लैंग्वेज फार्मूला, यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत हिंदी को नाफिज करना, इम्पोज करना, कंपलसरी करने की फिर से जो है ना ये यानी एक किस्म की तहरीक शुरू हो गई है। ये 1968 में इस तरह की जो है ना तहरीक शुरू हुई थी जिसमें काफ़ी जो है ना वलवला वावेला मचा था। ख़ास तौर पे ऐसे नॉन हिंदी स्टेट्स जहाँ पे हिंदी नहीं है उनको ज़बरदस्ती हिंदी थोपने की कोशिश की गई थी। तो फिर एक बार वो मसला उठ खड़ा है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, यानी हिंदी को भी इम्पोज किया जाए, ख़ास तौर पे नॉन हिंदी बेल्ट के ऊपर जो है ना, उस पर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। हम सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, अभी सीज़ फायर हुआ है ईरान और इसराइल की जंग के दरमियान में। ख़ास तौर पे अमेरिका का जो रोल है, उन्हें सीज़ फायर कराया और उसके बाद जो असरात हुए हैं ख़ास तौर पे यानी सारे मिडल ईस्ट में इसके असरात हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे। और जैसा कि हम थे कि जंग जो है ना इतनी ख़तरनाक, हौलनाक थी कि दो तरफ से भी काफ़ी जो है ना मिसाइल हमले किए गए और तबाह ताराज किया गया बहुत सारे हिस्से को, और काफ़ी जानी और माली नुकसान दोनों हुए हैं जो है ना। तो इसके जंग जो उसके बाद फिर अमेरिका फिर बॉम्बिंग करता है ईरान के ऊपर बंकर बस्टर के ज़रिए से, ताकि वो न्यूक्लियर साइट्स को जो है ना तबाह किया जा सके। और फिर वहाँ पे उसके बाद जाके सीज़ फायर का ऐलान होता है और जो अमेरिकी सदर है ट्रम्प, वो अपने आप को जो है ना हीरो कहते हैं कि मैं जो है ना इसमें सीज़ फायर करवाया हूँ, मेरा रोल है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वो जो है ना नोबेल प्राइज़ के भी हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी सीज़ फायर कराया था और यहाँ भी वो सीज़ फायर कराने वाले हीरो बन चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनको अमन का नोबेल प्राइज़ दिया जाए। तो सज्जाद साहब, इसमें कई चीज़ें हैं। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे माबाद जंग के जो असरात हुए हैं। तो समय पहली चीज़ ये खुल के आ गई कि सारी मिडल ईस्ट, बल्कि हम कह सकते हैं कि सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में, यानी ईरान का जो जवाब दिया गया, उसने जिस मुँह तोड़ तरीके से इसराइल को जवाब दिया, उससे साबित होता है कि ये वाकई ऐसा कंट्री है जो उसके मुकाबिल ठहर सकता है, बल्कि मुकाबला कर सकता है और उसको मुँह तोड़ जवाब दे सकता है। यानी सारी हकीकतें खुल के आ गई। अभी तक तो लोग ये तस्वर कर रहे थे कि ये बिल्कुल जो है ना ये बातें करता है, सिर्फ करने वाला कुछ नहीं है। लेकिन उसके अब अगर उसके बरक्स देखेंगे प्रैक्टिकली, तो इस तरीके से वो जवाब दिया है कि वो तबाह ताराज होगा, इसराइल भी मजबूर हो गया कि सीज़ फायर करने पे जाना। यकीनन देखिए, एक अहम जो है नुक्ता है ये कि ईरान ने जिस तरीके से इसराइल को जवाब दिया। देखिए, शुरुआत इसराइल ने की थी। इसराइल ने ईरान पे हमले किए थे। पहले इसराइल ने जो है 11 जून को जो है इसराइल ने ईरान की जो तनसीबात थी, ख़ास तौर पे जो है जौहरी तनसीबात, जो बूश शहर में और जो है 3 अस्फहान में और दीगर 3 मकामात पे ये जो जौहरी अफजूदगी के जो तनसीबात थी, मतलब जो सेंटर्स थे, मराकज़ थे, उस पे बमबारी इसराइल ने की थी। फिर इस बमबारी में ईरान को बड़े नुकसान का सामना होता है। कई जो है उसके साइंसदान मारे जाते हैं इस बमबारी में, और सरकर्दा कायदीन की भी जो है इसमें मौत होती है। तो इससे ईरान जो है बहुत ज़्यादा, मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि गज़ब में आ जाता है। काफ़ी इश्तियाल अंगेज़ी की गई है। बिल्कुल। उसके बाद ख़ामनेई ने कहा था कि हम जो जवाब देंगे उसका शायद ही कभी जो है इजराइल ने तसव्वुर किया हो। तो इसके जवाब में यकीनन ईरान ने 2 दिन तक जो है ऐसा मालूम हो रहा था कि बिल्कुल जो है इलाके में एक बहुत बड़ी खामोशी जो है छा गई है। और इस खामोशी को लोगों ने कहा भी था कि यह खामोशी एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेशख़ीमा है। लेकिन जो है यकीनन एक तूफ़ान का पेशख़ीमा साबित हुई है खामोशी,
कि ईरान ने जो है तल अवीव पे हमले शुरू कर दिए थे। लगातार मिसाइल बरसाए गए तल अवीव पे और हैफा पे, ख़ास तौर पे जो समंदरी इलाका है जहाँ जहाँ इसराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह वाक़ है, जो लाइफलाइन मानी जाती है इसराइल की। सारी दुनिया से सामान की आमद और रफ्त, रसद की आमद और जो है दीगर अशिया ज़रूरिया की आमद और रफ्त का जो है एक बड़ा मरकज़ था हैफा की बंदरगाह इसराइल में सामान पहुँचाने की। तो उसको निशाना बनाया गया और उसमें जो है यकीनन दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों अफराद की मौत हुई। उसके जवाब में ईरान पे इसराइल ने भी हमले किए, लेकिन फिर ईरान ने जवाबी हमले किए। आपने देखा कि कैसे इसराइल का जो आयरन डोम का जो निज़ाम था वो इन मिज़ाइल, ये जो ईरान के मिज़ाइल थे, इन मिज़ाइलों के सामने वो नाकाम हो जाता है। फिर उसके बाद इसराइल के खुफिया इदारे भी जो है नाकाम हो जाते हैं कि ईरान कब जो है हमले कर रहा है, कैसे हमले कर रहा है। यकीनन ईरान ने बहुत ताबड़तोड़ हमले किए इसराइल पे। तल अवीव के कई इलाकों को तबाह ताराज किया गया। तल अवीव की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है इन हमलों में तबाह हुई और सैकड़ों लोग जो है बंकरों में सोने के लिए, बंकरों में पनाह लेने के लिए मजबूर हुए। ख़ास तौर पे जो है इसराइल के लोग, यहूदी जो थे, वो जो है बंकरों में पनाह लेने के लिए मजबूर हो गए थे। एक अफरा तफरी का आलम हो गया था। उसके बाद हमने देखा कि खुद इसराइल में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे नेतन्याहू के ख़िलाफ़, कि इसराइल ने कहा था कि नेतन्याहू क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। एक तो इसने जो है गज़ा में बमबारी करके हज़ारों लोगों की जान ले ली, मासूम लोगों की, और हमेशा के लिए इसराइल पे ख़तरात का जो है एक बहुत बड़ा जो है एक मतलब एक रास्ता उसने जो है हमवार कर लिया। देखिए, अगर हम फ़लस्तीन की बात करें, गज़ा की बात करें, तो गज़ा में हम देख रहे हैं कि 70 साल से गज़ा के लोग लड़ रहे हैं इसराइल से, इसराइल के सिपाहियों से। इससे पहले वो गोलेलों से लड़ते थे, पहले पत्थर से लड़ते थे वो, उसके बाद गोलेलों के ज़रिए उन्होंने जो है इसराइली सिपाहियों को मारना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने रॉकेट बनाने शुरू कर दिए थे। तो अब इसराइल के लोगों को इस बात का खौफ लाहक है कि इसने जिस तरीके से वहाँ पे बमबारी करके मासूम बच्चों को, औरतों को, बेकसूर लोगों को मारा है, और जिस तरीके से वहाँ पे जो है अस्पतालों पे, स्कूलों पे और इमारतों पे बमबारी करके पूरे गज़ा सिटी को खंडर में बदल दिया गया है, उसका बाद जिस तरह के हालात वहाँ पे हैं, खाने पाने की वहाँ पे किल्लत है, लोगों जो है लोग एक एक कतरा पानी के लिए तरस रहे हैं, उनको रोटी दस्तयाब नहीं है। तो इसराइल के लोगों का कहना है कि ये जो हालात बनाए गए हैं गज़ा में, इन हालात ने गज़ा के हर बच्चे को गज़बनाक कर दिया है। गज़ा का हर बच्चा आज इसराइल का दुश्मन है। गज़ा का हर बच्चा आज यहूदी से नफ़रत करने लगा है। गज़ा का हर बच्चा आज सहूनियत के ख़िलाफ़ जो है मतलब अलम जो है अलम जिहाद जो है बुलंद किए हुए हैं। तो ये उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे बमबारी करके, वहाँ के लोगों को मार के, हमने एक पहले हमास एक दुश्मन था, अब पूरी की पूरी आबादी को हमने अपना दुश्मन बना लिया। अभी ये सिलसिला जारी था कि फिर जो है इसराइल अचानक ईरान पे हमला करता है। देखिए, इसराइल ने इससे पहले भी ईरान पे हमला किया था। आपको याद होगा कि इस्माइल हनिया जो हमास के लीडर थे, जब वो ईरान के साबिक सदर जिनको जो है मिसाइल दाग के जो है मारा गया था, उनके जनाजे में शिरकत के लिए गए थे वो तेहरान, तो वो जिस मतलब एक है जिस रेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, वहाँ पे मिसाइल दाग के इस्माइल हनिया को शहीद किया गया था। तो ईरान ने कहा था कि ये इजराइल ने बहुत खौफनाक हरकत की है। एक तो उसने हमारे सदर को मारा है। देखिए, सदर का हेलीकॉप्टर गिर गया था एक इलाके में। बाद में ये पता चला था कि इजराइल ने जो है उनके हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इजराइल के एक खुसूसी निज़ाम के ज़रिए जो है सदर का टारगेट करके उनको गिराया गया, उनके हेलीकॉप्टर को, ये कहा गया था। तो एक तो हमारे सदर को जो है मार गिराया गया, फिर हमारे मेहमान को हमारे ही घर में घुस के मारा गया, फिर उसके बाद मुसलसल ईरान पे हमले होते रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मुसलसल इजराइल ईरान पे इश्तियाल अंगेज़ी करता रहा है। इस्माइल हनिया की शहादत और सदर की शहादत के बाद जब ईरान ने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की, तो इजराइल ये समझ बैठा था कि ईरान कमज़ोर है, अब हम जो है ईरान पे भी हमला करके ईरान को भी जो है ख़त्म कर देंगे, जैसा कि हमने लबनान को किया है,
जैसा कि हमने जो है शाम में हमले करके, शाम में तो हुकूमत है भी नहीं अभी, तो उन्होंने सोचा कि अब एक इस खित्ते में एक ईरान ही बचा है, अगर हम ईरान को जो है अपने कब्जे में कर लेंगे, ईरान पे हम जो है ईरान को तस्खीर कर देंगे, तो फिर हमारे रास्ते में ग्रेटर इजराइल का, जैसा कि उनका मंसूबा है, हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। ये एजेंडा उनका था। इसी एजेंडे के तहत उन्होंने ईरान पे हमला किया था। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से जो है इसका जवाब दिया, और ख़ास तौर पे जब क़तर में अमेरिकी ठिकानों पे ईरान ने हमला किया, तो ये मामला जो है कान खड़े करने के लिए जो है काफ़ी था। एक तो इजराइल के जो डोम, आयरन डोम थे, जिनके बारे में इजराइल को इस बात का फ़ख्र था कि ये ऐसे जो है बेहतरीन निज़ाम के साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस सिस्टम है, कि ये किसी भी किस्म के मिसाइल को, किसी भी किस्म के बम को इजराइल में दाखिल होने से पहले नाकारा बना देते हैं। ये एक उसको जो है एक गलत फहमी थी, फ़ख्र था, जो भी आप कहिए। तो जब मिसाइल इजराइल के जो है शहर, अहम शहरों में जो इजराइल की जो है रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, जैसे कि तल अबीब है जो इजराइल का दारुल हुकूमत है, हैफा है जो इजराइल के बंदरगाह का मेन जो है रास्ता है, आबी गुजरगाह है, एक अहम आबी गुजरगाह भी है, और इजराइल की जो है माइशियत की रीढ़ की हड्डी भी जो है समझा जाता है हैफा को, जहाँ एक बैनुल-अक़वामी मेयार की बंदरगाह भी जो है वहाँ पे तामीर हो रही है। तो जब हैफा पे हमले किए गए, हैफा की बंदरगाह को निशाना बनाया गया, और फिर जो है तल अबीब पे हमले किए गए और तल अबीब में इमारतों को जो है गिरा दिया गया, तो तब इजराइल की जो है बौखलाहट देखने लायक थी, बल्कि खौफ में मुब्तला हो गया। अभी ये मामला चल ही रहा था कि अचानक ईरान को इस बात का पता चलता है कि कतर के एयर बेसेस से, जहाँ पे जो है अमेरिका क़तर के एयर बेसेस जो इस्तेमाल करता है, तो क़तर के एयर बेसेस से अमेरिका ने ईरान के जो जौहरी जो है तनसीबात हैं उन पे हमले करता है, उन पे बस्टर बम गिराए जाते हैं, उन्हें तहस नहस करने की कोशिश की जाती है। तो ये हमला होता है क़तर पे। तो उसके बाद ईरान क़तर पे जवाबी हमला कर देता है। तो क़तर पे जवाबी हमले होने के बाद पेंटागन ने इस बात का इंकशाफ किया था कि हमने जिस जौहरी प्लांट पे बस्टर बम गिराए हैं, हमने जिस जौहरी प्लांट को जो है तबाह करने का काम किया है, उस जौहरी प्लांट में जब हमला हुआ उस वक्त यूरेनियम थी नहीं, बिल्कुल यूरेनियम की बड़ी मकदार यूरेनियम की दूसरे जो है शहरों में मुंतकिल कर दी गई है। और उसके दूसरे दिन आपको याद होगा कि बीच में खबर आई थी, आपने भी सुनी होगी, कि ईरान में एक जल्जला आया है जिससे ईरान का जो है एक नवाही शहर जो है दहल के रह गया है। 6.7 जल्जले की जो है वो मतलब एक है उसकी जो रिक्टर पैमाने पे उसकी जो है ये जो रिकॉर्ड किया गया 6.5 का 7 का जल्जला था, और उसने ईरान के एक बड़े इलाके को दहला के रख दिया था। तो अमेरिका का या फिर जो है दीगर माहिरीन का, आलमी माहिरीन का ये कहना है कि इस अफरा तफरी में ईरान ने जौहरी तजुर्बा कर लिया है। अच्छा जी। देखिए आमतौर पे जौहरी तजुर्बे या तो ज़ेर समंदर किए जाते हैं या तो ज़ेर ज़मीन किए जाते हैं। तो ज़मीन जब दहली तो तब अमेरिका को भी अंदाज़ा हुआ, इजराइल को भी अंदाज़ा हुआ कि इसको जौहरी अफजूदगी के जिस प्रोग्राम से रोकने की कोशिश की जा रही थी, तो उसने यकीनन इससे पहले एक खबर आई थी कि ईरान ने जौहरी बम तैयार कर लिया है, लेकिन तजुर्बे की खबर नहीं आई थी। तो जब ईरान का एक हिस्सा दहला तो तब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इसने अफरा तफरी के आलम में ही सही अपना तजुर्बा कर लिया है, न्यूक्लियर का जो टेस्ट था वो टेस्ट कर लिया है, और इसमें ईरान को कामयाबी मिल गई है। इस खबर के आने के बाद इजराइल भी बौखलाहट का शिकार हो गया, अमेरिका भी बौखलाहट का शिकार हो गया। उसके फौरी बाद आपने देखा कि जो है अमेरिका ने जो है जंगबंदी का ऐलान कर दिया। ट्रंप ही ने ऐलान किया था, आपको याद होगा कि ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया। फिर उसके बाद जो है ये जंग अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक खौफ अमेरिका को भी है, इजराइल को भी है। देखिए जब जंग शुरू हुई थी 11 तारीख को, तो जब पहली बार उसने बमबारी की थी इजराइल ने,
तो नेतन्याहू ने मीडिया में आके बाज़ाब्ता बयान दिया था और उसने अपने बयान में कहा था कि हम अपने बाबुल दाखिले पे एक जौहरी क़तरे को जो है वजूद बख्शने नहीं देंगे। हमारा ये हमला जो है इज़राइल की जो है मुस्तक़बिल को बचाने के लिए है, इसराइल के वजूद को बचाने की ये लड़ाई है। ये जो है नेतन्याहू ने बार बार यही कहता है, बार बार यही कहता है। तो उसने कहा था कि इज़राइल के वजूद को बचाने की लड़ाई थी जो हमने शुरू की है, तो जस्टिफाई करने की उसने कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही जौहरी धमाका हुआ उसके बाद से अमेरिका भी फिक्रमंद है। देखिए अभी आज ही जो है आपने देखा होगा कि ट्रंप का बयान आया है जिसमें ट्रंप ने ये कहा, पेंटागन का पहले बयान आया जिसमें पेंटागन ने ये कहा कि हमने जो बम गिराए थे वो पूरी तरीके से कामयाब थे और इन्होंने ज़ेरे ज़मीन सुरंगों को तबाह ताराज कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो है जौहरी ज़ख़ीरा जो है यूरेनियम जो जौहरी बम बनाने के लिए जो है मेन आइटम है, जो मेन आइटम है वो गायब है। उन्होंने कहा था कि वो गायब है और एक खौफ अमेरिका और इज़राइल को ये भी है कि वो जो यूरेनियम जो गायब है वो टनों की तादाद में गायब हो गया है। अच्छा जी, मतलब एक ही छोटी मकदार में नहीं है। और उनको एक खौफ ये भी है, एक डर ये भी है कि कहीं ये मकदार जो मुंतकिल की गई है, कहीं इस मुंतकिली के दौरान कुछ मकदार फ़लस्तीन तो नहीं चली गई। अच्छा जी, बिल्कुल। कुछ मकदार हिजबुल्लाह के पास तो नहीं चली गई। हिजबुल्लाह भी तो जो है लबनान में हैं, जो इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है नबरद आज़मा है। तो कुछ मकदार कहीं हिजबुल्लाह के पास तो नहीं चलेगी, कुछ मकदार कहीं हमास के पास तो नहीं चलेगी, कुछ मकदार कहीं हूसियों के पास तो नहीं चलेगी। ये खौफ जो है इज़राइल को खाया जा रहा है, क्योंकि ख़ुद पेंटागन ने ये दावा किया है कि 4 जो है वहाँ से 4 ट्रक गए हैं वहाँ से, मतलब एक 4 हिस्सों में उसको मुंतकिल किया गया है। तो ये बात जो है इज़राइल को खाई जा रही है और उसको सबसे बड़ा खौफ हमास से है। अगर ये ज़ख़ीरा हमास के हाथ लग जाता है तो फिर इज़राइल का जीना हराम हो जाएगा। इज़राइल को हमास, यकीनन हमास जो इज़राइल का जाने दुश्मन है और हमास को जिस तरीके से इज़राइल ने नुकसान पहुंचाया है और गज़ा को जिस तरीके से तहस नहस किया गया है और गज़ा के बच्चों को जिस तरीके से पानी और खुराक के लिए तड़पाया जा रहा है, तरसाया जा रहा है, उसके बाद तो जो है मुझे नहीं लगता कि हमास या कोई भी तंजीम जो है इज़राइल के साथ हमदर्दी करेगी। सवाल ही नहीं है। हमदर्दी की ज़रा बराबर भी हमदर्दी का कोई गुंजाइश नहीं रखी है इज़राइल ने। तो अगर वो ज़ख़ीरे का कुछ हिस्सा अगर हमास के पास पहुंच जाता है और हमास उस ज़ख़ीरे को इज़राइल पे जो है इस्तेमाल कर लेता है, चाहे वो तल अबीब के पे करे, चाहे जो है वो हाइफा पे करे, अगर ये हिस्सा इस्तेमाल हो जाता है तो फिर इज़राइल का अल्लाह ही हाफिज़ होगा। तो ये सिचुएशन अभी है। तो इसी खौफ ने अमेरिका को जंगबंदी के लिए भी मजबूर किया है और अमेरिका ये भी धमकी दे रहा है कि हम जो है जितने भी यूरेनियम के ज़ख़ायर हैं उनको जो है हम फाइंड आउट करेंगे। और उसने ये भी धमकी दी है कि हम जो है ईरान के जौहरी जो मंसूबा है उस मंसूबे का भी खात्मा करेंगे। हमारे पहले बम जो है नाकाम हुए हैं, लेकिन अब हम दोबारा उन जो है जौहरी प्लांट्स पे बमबारी करेंगे जहाँ पे जो है हमारे इन हमलों का जो है कोई नुकसान नहीं हो। बिल्कुल, यानी नाकामी की सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि वाकई अगर वो बंकर बस्टर वहाँ पे गिरता तो ये ताबकारी असरात वहाँ से होते थे। बिल्कुल, तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो नॉर्मल था बिल्कुल। तो किस तरह अमेरिका कह सकता है कि हम सक्सेसफुल हो गए जो है ना, ये तो सवाल ही नहीं है वहाँ पे जाना। तो इससे उनको मालूम हुआ कि हम बेवकूफ़ी किए हैं कि गलत जगह मारे। इससे पहले अफसुदा यूरेन पहले ही ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर चुकी थी और ट्रक्स भी देखे गए बाद अब था। तो ये जो है ना बहुत ही तशवीश मुब्तला, इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं इस वक्त राइट नाउ जो है ना अमेरिका की। तो ये सिचुएशन है। और दूसरे कि बस यानी सियासी मुबस्सिरीन ये भी कहते हैं कि ये नेतन्याहू की जो है ना ये डिक्टेटर बनने की एक पॉलिसी है ताकि हमेशा के लिए मैं एक डिक्टेटर बन जाऊँ, यानी ये साबित करके कि मैं इतना बड़ा ग्रेट काम किया हूँ। लेकिन अवाम उतनी मुखालिफ है, उसके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं जो है ना, केसेस भी चल रहे हैं और हुकूमत बहुत कमज़ोर हो गई है। 3-4 पार्टियां मिलकर जो है हुकूमत चला रही है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि नेतन्याहू इज़राइल से जमहूरियत का ख़ात्मा चाहता है। वो चाहता है, जैसे आपने जो है अहम नुक्ते पे जो है तवज्जो दी है कि वो चाहता है कि मैं हमेशा के लिए डिक्टेटर बन के रहूँ, जैसा कि चीन का सिस्टम है, जैसा कि रूस का सिस्टम है, जैसा कि जो है पुतिन जो है
मुस्तकिल सदर बन के बैठे हुए हैं, तो वो चाहता है कि मैं भी इसी तरीके से जो है सदर बन जाऊं। लेकिन जिस तरह की अब सिचुएशन हो गई है खित्ते में, जिस तरह के हालात अब खित्ते में पैदा हो गए हैं, खुद इजराइल के अवाम जो है अब नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं और नेतन्याहू को वो अब मज़ीद जो है इक़्तिदार में देखना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, ये सच है, आपने बिल्कुल कहा है। अवाम का रद्देमल सामने आया, जिससे मालूम हो रहा है कि ये बिल्कुल जो है बहुत बड़े पैमाने पर पॉलिसी जो है ना अडॉप्ट किया है और अपने आप को हीरो बनाने के लिए, और खासतौर पर जो अपनी पोजीशन गिर गई है उसको सही करने के लिए ये हरकतें किया है, बल्कि वहाँ के अवाम का खुद कहना है, खुद कहना है अवाम का कि इसने जो है गैर ज़रूरी के इजराइल को एक जो है जंग में फंसा लिया है, एक जंग में उलझाया, एक दलदल में फंसाया है। और उनका खौफ ये है, उनका खौफ ये नहीं है कि जो है इजराइल से हमारी जंग होगी, ईरान से हमारी जंग होगी तो जो है जंग होगी, ख़त्म हो जाएगी। उनका खौफ ये है कि अगर ये जंग लंबी चली, अगर इस जंग में जैसा कि उनके अपने दुश्मन हैं, अतराफ़ के दुश्मन हैं, जैसा कि जो है हम देख रहे हैं कि हमास है, हम देख रहे हैं कि जो है हूसी हैं, हम देख रहे हैं कि लबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह के जो है मिलिशिया है, हिज़्बुल्लाह की मिलिशिया है। तो उनका ये कहना है कि अगर ये लोग सरगर्म हो जाएं, अगर इनके पास खौफनाक हथियार आ जाएं, तो ये बिला झिझक इजराइल पे हथियार इस्तेमाल करने से नहीं चुकेंगे। और ये जो मामला है, ये मामला इजराइल के वजूद के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अभी तो ये खबरें भी आ रही हैं, आपने भी सुनी होंगी कि लाखों की तादाद में इजराइली वहाँ से भाग रहे हैं, इजराइल से। जितनी मुश्किल से उनको वहाँ बसाया गया था लाके, जितनी कॉलोनियाँ, नाजायज़ कॉलोनियाँ बनाई गई थी, जितना जो है मुसलमानों पे जुल्म करके इजराइल ने जो है फ़लस्तीन की ज़मीन पे कब्ज़ा करके कॉलोनियाँ बनाई थी, अब वो कॉलोनियाँ फिर से जो है वीरानी में बदल रही हैं। लोग भाग रहे हैं, लोग यूरोप की तरफ भाग रहे हैं, लोग अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब इन हालात में हम यहाँ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हमको जो है अमन चाहिए, हमको जो है यहाँ सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो गई है, यहाँ हमारी जान को ख़तरा है। ये आम इजरायली का, आम यहूदी का ये एहसास है। तो ये जो मौत का एहसास है, ये एहसास उनको जो है मुल्क छोड़ के भागने पे मजबूर कर रहा है। तो यकीनन ये ऐसी पेचीदा सिचुएशन हो गई है, ऐसा मालूम होता है कि इजराइल अपने ही जाल में उलझता जा रहा है, दुश्मनों को पैदा कर लिया, खामखा के नए दुश्मन को पैदा कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही सिचुएशन हम देख रहे हैं। देखिए, इजराइल गलतफहमी का शिकार था कि हम जो है 2 साल से फ़लस्तीन के इलाके गज़ा पट्टी पे हम तबाही मचा रहे हैं, हम बमबारी कर रहे हैं, हम लोगों को मार रहे हैं, हम बच्चों को मार रहे हैं, हम औरतों को मार रहे हैं, हमने वहाँ खाना पानी बंद कर दिया है, हमने सरहदें बंद कर दी हैं, हमने जो है पूरी तरीके से उनको जुल्म और सितम की जो है एक ख़तरनाक जो है सूरत हाल से दो चार कर दिया है। और कोई जो है मुसलमान मुल्क आगे नहीं आ रहा है। तो उन्होंने ये सोचा था कि इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे मुल्क कमज़ोर हैं और जो है हम ताकतवर हैं, हम एक सुपर पावर हैं। तो ये गलतफहमी थी इजराइल को। देखिए, इजराइल के बारे में शुरू से जो है एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। आपको भी याद होगा 80 की दहाई से लेके, बल्कि हम 67 से ही अगर हम बात करें 1967 में जब जंग हुई थी, जब 6 मुल्कों ने जो है अरब मुल्कों ने मिलकर इजराइल पे हमला किया था और 6 दिन के अंदर वो जो है जंग हार गए थे, तो तब से ही इजराइल के बारे में एक प्रोपेगेंडा जो है किया जाता था कि इनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है और सबसे अहम बात यह कि उनका जासूसी का निज़ाम दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे बेहतर और सबसे ताकतवर निज़ाम है। और जासूसी के निज़ाम पे वो बहुत नाज करते थे इजराइल, और जो है इस्लामी ममालिक उनके जासूसी निज़ाम से डरते थे। लेकिन उनके जासूसी निज़ाम और उनकी ताकत को अगर किसी ने जो है टाएं फिश किया था, हम तो यही कहेंगे, तो वो हमास थे। हमास ने जिस तरीके से उनके लोग किडनैप किए और जिस तरीके से उन लोगों को लाके जो है गज़ा में छुपाया गया, और इजराइल की आज तक जो है पूरी ताकत लगाने के बावजूद इजराइल आज तक उन गवालियों को जो है छुड़ाने में नाकाम रहा है। तो यहाँ आदि जो है उसकी जो भरम था वो आधा तो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब बाकी बची कुछ जो भी जो है उसकी जो साख थी वो ईरान ने मलियामेट करके रख दी है। अब इजराइल जो है दुनिया के कमज़ोर तरीन मुल्कों में शुमार होने लगा है। अब अगर कुछ अरब ममालिक जैसे कि जो है ख़ास तौर पे मिस्र है, तुर्की है
और भी जो है दीगर ममालिक हैं, अब उर्दन है, अब ये ममालिक ज़रा से हिम्मत करके उस पर हमला कर दें तो इसराइल का वजूद ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने इन्हें कई कई नई सच्चाइयाँ सामने आ चुकी हैं। ये जंग खुल के बात आ गई है कि कौन कमज़ोर है कौन स्ट्रॉन्ग है, और सारी हकीकतें पूरे खुल के आ गई हैं सारी दुनिया में जो है ना पूरा। तो नहीं, चलते हैं इंडिया की तरफ आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये शुरू से ही आरएसएस जो है ना, ये कहा जाता है कि ये जो है ना आइन की दुश्मन है, आइन को ख़त्म करना चाहती है। कांग्रेस का बयान है कि यहाँ तक कि ये लोग जो है ना अम्बेडकर के दस्तूर को जो है ना लोग तहस नहस फाड़ के फेंक दिए थे जो है। अब फिर एक नए सिरे से फिर एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है कि ये दो वर्ड्स क्यों ऐड किए गए, सोशलिस्ट और सेकुलर के वर्ड्स क्यों तमहीद में ऐड किए गए प्रियम्बल में उसके जो है ना, इसको निकाल। और उनका ये भी कहना है कि शुरू से ये वर्ड नए थे, बल्कि वो 45 अमेंडमेंट जो हुआ था इमरजेंसी के दौर उसमें ऐड किए गए हैं। तो सैयद साहब, इन लोगों को क्या तारीख का इल्म नहीं है या झूठ बोलते हैं लोग, या फिर लोग देखने इनका एक ही एजेंडा है जी कि झूठ इतना फैलाओ कि सच लगने लगे। बिल्कुल। अब देखिए, चाहे मुगलों के बारे में आप बात करें, चाहे जो है इनके जो अपने एजेंडे हैं, आप देखिए अब ताज़ा तरीन जो इनका जो सूरत हाल है वो गौरक्षा के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे इन्होंने जिस तरीके से झूठ फैला रखा है, मुसलमानों के हवाले से इन्होंने जिस तरीके से मिसगाइड किया है लोगों को कि मुसलमान जो है लव जिहाद करते हैं, मुसलमान ऐसा करते हैं, इनकी आबादी बढ़ रही है, इनकी आबादी जो है अगर हम अभी इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जो है इस मुल्क पे कब्जा कर लेंगे। ये जिस तरह के प्रोपेगेंडे ये कर रहे हैं, इनकी सारी बुनियादें झूठ पे मबनी है, पूरी मबनी है, कायम है। अब इनकी तारीख उठा के देख लीजिए आप बाबरी मस्जिद की ही जो है मसला ले लीजिए जी। 1947 से लेके आज तक इन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद उस जगह आबाद है जहाँ पे जो है मंदिर था। लेकिन मुख्तलिफ सर्वेस के बाद, मुख्तलिफ रिसर्च के बाद, मुख्तलिफ जो है जांचों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद एक मस्जिद थी और वो मंदिर को हटा के गिरा के नहीं बनाई गई थी, बल्कि वो एक मसद्दे जगह पे बनाई गई थी और वहाँ कोई मंदिर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट इस बात को जो है कबूल करता है। आपने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया। अब आप देखिए कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है। वहाँ आप जाती है सर्वे की टीम, वो हाउस का पानी खाली करती है, जो वज़ू खाना था, वज़ू करने का हाउस था, उस हाउस में एक फव्वारा था बीच में, जैसा कि आमतौर पे होता है वज़ू खानों के बीच में फव्वारे लगाए जाते हैं ताकि जो है वो वज़ू खाने के हाउस में जो पानी होता है वो रूटीन होता रहे, उसकी साफ़ सफाई के मकसद से। चूँकि कहा जाता है कि ठहरा हुआ पानी जो है ताफ़ुन ज़्यादा हो जाता है, तो पानी को रोटेट करने के लिए एक सिस्टम था वो कि बीच में फव्वारा लगाया जाता है। फव्वारा पानी को खींचता है और फिर पानी को फेंकता है, जिसकी वजह से पानी की जो है एक रूटीन मतलब चलती रहती है, चक्की चलती रहती है, रोटेशन। तो उस रोटेशन के लिए उस ज़माने में फव्वारे बनाए जाते थे हर हाउस में, तो वैसा ही फव्वारा था। तो उन्होंने उसको कह दिया सीधे सीधे कि ये शिवलिंग है। और जो है आज तक भी जो है कितना झूठ बोलेंगे, सवाल ये है। मीडिया वालों को खरीद लिया है इन्होंने, गोदी मीडिया बना लिया है अपना एक, और उनसे जो है इतना झूठ बुलवा रहे हैं। अरे जब सर्वे में भी ये बात साबित हो गई, लोगों ने कहा कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, तो बस लगे पड़े हैं कि जो है ये है, ये शिवलिंग था, यहाँ पे वो है, यहाँ मंदिर है। अब उस हाउस को बंद कर दिया गया है, वहाँ वज़ू करने से मना कर। पुलिस आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन आपका, सिस्टम आपका, तो प्रोपेगेंडा भी आप ही कर रहे हैं। तो हर चीज़, तो ये प्रोपेगेंडा की सियासत करते हैं, झूठ की बुनियाद पे इक़्तिदार की सियासत इन्होंने की है। यकीनन देखिए, एक बार दो बार तो झूठ की बुनियाद पे आप कर लेते हैं सियासत, आप लोगों को उल्लू बना लेते हैं, बेवकूफ़ बना लेते हैं, लेकिन हमेशा ये बात चलने वाली नहीं है। अब लोग भी अच्छी तरीके से समझ गए हैं, तो अब इनको कुछ ना कुछ चाहिए। अब देखिए 25 तारीख को इमरजेंसी की 50वीं जो है सालगिरह मनाई गई, 25 जून को, इसी महीने में। तो 25 जून को सालगिरह मनाई गई। 25 जून को जो है एक लंबी चौड़ी जो है बयानबाजी शुरू हो गई बीजेपी के लीडरों की तरफ से। मतलब ऐसा मालूम होता है कि उनको हिदायत दी गई कि आपको इमरजेंसी के खिलाफ बोलना है और आपको बोलते रहना है, कुछ भी बोल दो, आप कुछ भी बोलो, बस इमरजेंसी के खिलाफ बोलो। तो अब उन्होंने जो है प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि इमरजेंसी में जब जो है अदलिया मुअत्तल थी, जब जो है ये था, जब वो था, तो जब जो है प्रियम्बल में जो
जो मतलब एक है 2 वर्ड्स थे दस्तूर का जो है उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट जो है उसमें ऐड किए गए, जबकि सारी दुनिया जानती है जब दस्तूर बना था और जब दस्तूर 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ था तो उस वक्त सबसे पहले सेक्युलर का वर्ड जो है उसमें रखा गया था और साफ तौर पे कहा गया था कि हमारा मुल्क एक सेक्युलर मुल्क है, यहाँ पे तमाम मज़ाहिब के लोगों को आज़ादी हासिल है, तमाम मज़ाहिब के लोग जो है पूरी आज़ादी के साथ अपने मज़हब पे चल सकते हैं। सेक्युलरिज्म का ये तो मतलब है। सोशलिज्म का क्या मतलब है? तो ये सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म से इनको एलर्जी है, ऐसा मालूम होता है। ऐसा मालूम होता है कि ये तो कट्टरपंथी बने रहना चाहते हैं, ये फाशिज्म को जो है फरोग देना चाहते हैं। इनका एजेंडा ही फाशिस्ट है। तो ये फाशिज्म अब ये चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म भी हटाओ, सोशलिज्म भी हटाओ। तो अब चाहते क्या है कि आप फाशिज्म जो है की बुनियाद पे जो है आप आगे दस्तूर को जो है फाशिज्म की बुनियाद पे जो है तैयार करेंगे आप। तो इस पे जो है बयानबाजियाँ हुई हैं, एमपीस ने बीजेपी के जो है इसमें बयान दिया। तो एक एमपी का बयान आया, मुझे नाम ये भूल रहा हूँ मैं, तो आने के बाद जिसमें उसने ये इल्ज़ाम लगाया, झूठा इल्ज़ाम, कि ये सेक्युलरिज्म और फाशिज्म, माफ़ कीजिएगा, सोशलिज्म का जो वर्ड जो सेक्युलर और सोशलिज्म का सोशलिस्ट का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया था वो ऐड किया गया, बाद में ऐड किया, अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया है और इसको हटाना चाहिए। तो ये जो है अब नया झगड़ा इन्होंने शुरू किया है। तो ये हर बार कुछ ना कुछ जो है अपना शोशा छोड़ते हैं, इंतशार बर्पा करते हैं, माहौल को प्रगंदा करते हैं। यही इनका एजेंडा, यही एजेंडा है, सियासी एजेंडा है और इससे यानी हकीकत से बिल्कुल बैद है, हकीकत से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, ये रिटर्न है बाज़ाब्ता। इन्हें जयराम रमेश ने साफ तौर पे कहा, जयराम रमेश ने कहा कि ये तो आरएसएस को तो यही जो है काम है, साजिश कर रहा है। वो तो पसंद ही नहीं करते बाबा साहब अम्बेडकर के आइन को तो वो पसंद ही नहीं करते। उनका तो पहले दिन से एजेंडा है कि अपना आइन बनाया जाए, अपना दस्तूर बनाया जाए, बाबा साहब के दस्तूर को ख़त्म कर दिया जाए। तो उसी जो है एजेंडे पे वो अमल कर रहे हैं। जयराम रमेश ने भी यही बात कही है और जयराम रमेश ने कहा कि पहले दिन से ये जो है दस्तूर में ये दोनों वर्ड शामिल हैं, दस्तूर की तमहीद में ये दोनों वर्ड शामिल हैं। तो फिर कैसे अब जो है झूठा, मतलब झूठा, झूठी बातें हर मौके पे एक नया झूठ। राजीव गांधी की बर्थडे आती है तो एक नया झूठ, नेहरू की एक बर्थडे आती है तो एक नया झूठ, इंदिरा गांधी की बर्थडे आती है तो एक नया झूठ। मतलब एक गांधी परिवार को या फिर कांग्रेस को डैमेज करने के लिए कोई काना खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं लोग, ऐसा मालूम। बिल्कुल नाज़रीन, बिल्कुल सही आपने तजिया किया इसका। तो नाज़रीन हम चलते चलते और एक जो है ना मुख्तसर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला का जो झगड़ा चल रहा है ये, और ख़ास तौर पे कई बरसों पहले भी ये मसला उठा था, फिर से इन्होंने शुरू किया है कि हिंदी को ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जाए नॉन हिंदी स्टेट्स के ऊपर। यानी हालांकि वो कोई जवाज़ नहीं है, हालांकि हर स्टेट को आज़ादी है कि उनको अपनी मदर टंग में जो है ना पढ़ने का, हासिल करने का। तो ये लोग चाहते हैं कि हिंदी भी सीखना बहुत ज़रूरी है जो है ना। हालांकि और ये भी कह रहे हैं ये लोग, इतनी झूठ कह रहे हैं कि हिंदी इतनी प्यारी ज़बान है, इसके ज़रिए से दूसरे ज़बानों को जो है ना हेल्प मिलती है, इनसे वो होता रहता है। तो सारी जो है ना इसके खिलाफ जो है ना महाराष्ट्र में भी काफ़ी हंगामा हो रहा है, हो चुका है, यानी शिवसेना भी इसके अगेंस्ट है और तमिलनाडु में तो पहले से ही जो है ना अगेंस्ट है इसके। तो ये हमेशा जो है ना ये लोग नया जो है ना शोशा छोड़ के अब मज़हब के नाम पे आपस में जो है ना लोगों को इन्हें उलझा देना और उनको बिजी रखना और अपना उल्लू सीधा करना जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल यकीनन। देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो है महाराष्ट्र की बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वहाँ पे जाहिर बात है महाराष्ट्र की जो कौमी ज़ुबान है, सरकारी ज़ुबान मराठी है। उन्होंने कह दिया कि यहाँ हिंदी भी होगी, कंपलसरी कर दिया हिंदू को। तो इस पे लेके तनाज़ा होना तो लाजमी था। और फिर जो है अमित शाह जस्टिफाई करने लगे कि नहीं, हिंदी तो बहुत अच्छी ज़ुबान है, उसको तो होना चाहिए। तो बहरहाल जो है ये भी एक उनका जो है एक प्रोपेगेंडा है, एक एजेंडा है कि किसी तरीके से लोगों को एक, अब तक तो मज़हब की बुनियाद पर लड़ाते थे, अब लिसानी बुनियाद पर भी जो है लड़ाने के काम वो कर रहे हैं, ऐसा मालूम होता है। तो बिल्कुल सही है जो है ना, ये इनका काम है हमेशा आवाम को मसरूफ़ रखे ताकि अहम जो मुद्दे हैं, मामलात हैं, जो अहम इशूज़ हैं उससे तवज्जो हटा के अपना उर्दू सीधा करें। तो नाज़रीन हम इन टॉपिक्स के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं इंशाल्लाह। फिर आइंदा नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं और जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।